Good afternoon, students. So this is our third class. इसमें आज हम एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ एंड वी विल स्टार्ट. आपको जो भी कोई डाउट्स होंगे वो हम लास्ट में देंगे क्लास के, ठीक है? एंड सो लेट्स बिगिन द क्लास. आई होप आप लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करें, राइट? जो भी डाउट सेशन होगा वो लास्ट में कर लेंगे. अगर वॉइस का कोई इशू होता है कुछ है तो आप लोग मुझे बीच में इन्फॉर्म कर सकते हैं. Otherwise, doubt and queries will be taken at last. Okay. So this chapter is antimicrobials and astringents. Antimicrobial agents particularly वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके के माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, जैसे कोई किसी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया, उनकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं. और एस्ट्रिंजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि कभी आप जैसे आप शेव कराने जाते हैं जैसे सपोज, ठीक है, जो भी बॉयज हैं वो बेसिकली जानते होंगे इस बात को, तो एक फिटकरी टाइप की चीज आपको लगाते थे आफ्टर शेव. तो जो नाई लोग वो यूज करते हैं उसको हम फिटकरी बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में मैलम बोलते हैं. तो इस तरह का प्रॉपर्टी ये हो जाता है स्ट्रिंजेंट्स का कि वो और भी यूजेस होते हैं बट बेसिक उनका यूज यही है कि कभी कोई कट लग जाए उसमें से ब्लीडिंग आ रही है कुछ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे अप्लाई किए जाते हैं. प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इनको हम बोलते हैं. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ. एलम इज कॉमनली यूज्ड एज, एलम का इस्तेमाल किस तरह से होता है? एंटी इन्फेक्टिव है, स्ट्रिंजेंट है, प्रोटेक्टिव है या फिर सब कुछ है? तो बेसिकली एलम है क्या, आपको भी पता होगा. इट इज एन एस्ट्रिंजेंट. अभी बेसिक क्वेश्चन लगेगा बट जब बहुत सारे कंपाउंड्स हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद में कई बार कंफ्यूजन आता है कि ये किस तरह यूज हो रहा है. तो एलम का इस्तेमाल एस्ट्रिंजेंट की तरह से ही किया जाता है. उसका काम सिर्फ इतना है कि वो किसी तरह का प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एक्शन देगा. अगर आपके कहीं कट लग गया है तो उसमें से ब्लीडिंग ना हो उसको रोक देगा वहीं पे. ठीक है, जैसे खून को एक तरीके से उसी जगह पे रोक दिया उसने ताकि फर्दर और ब्लीडिंग ना हो सके, एक्सेस ब्लीडिंग रोकने के लिए. तो छोटे मोटे कट पे आराम से एलम को अप्लाई किया जा सकता है. इसको हम हिंदी में फिटकरी भी बोल देते हैं. तो ठीक है, तो एलम इज कॉमनली यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट. Now the second question, which of the following is used as styptic agent? Styptic agent बोलते हैं हम, देखिए स्टिप्टिक एक नया थोड़ा सा वर्ड है, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है. स्टिप्टिक एजेंट वही होते हैं जो कि काम करते हैं किसी भी तरह का कहीं पे कट लगा है तो उसको वहां पे प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके वहां से ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं. स्टिप्टिक एजेंट उन्हीं को बोला जाता है. तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए इनमें से कौन सा स्टिप्टिक एजेंट की तरह पर्टिकुलरली यूज होता है सिर्फ स्टिप्टिक एजेंट की तरह? वो एलम ही है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, तो आइदर वे आपसे पूछा जा सकता है, या तो पूछ सकते हैं कि एस्ट्रिंजेंट की तरह कौन यूज होता है और आपको कैटेगरी में एग्जांपल्स दे देंगे एबीसीडी, तो उसमें से चूज करने बोल देंगे. या फिर पूछ सकते हैं कि स्टिप्टिक एजेंट की तरह कौन यूज होता है. तो दोनों तरह में आप एलम को, अगर एलम वहां पे प्रेजेंट है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, वो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर होगा. एक तरीके से स्टिप्टिक एजेंट हम बोल सकते हैं एस्ट्रिंजेंट का ही एक तरह से सिनोनिम होता है. ठीक है, लगभग काम एक ही है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एक्टिविटी करना, किसी भी तरह का ब्लीडिंग होने से रोकना, वुंड में से जब चोट लग जाती है उसमें से. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, केमिकली एलम इज नोन एज, मतलब अब अगर आपको केमिकली जानना है तो उसके लिए पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है. केमिकल फॉर्मूला होता है एलम का KAlSO4 होल टॉइस डॉट 12H2O. राइट, ये जो मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिखा है. K stands for potassium, right? Al stands for aluminium, SO4 यानी सल्फेट, और H2O तो है ही वाटर. तो इसका नाम हो गया पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. केमिकली एलम को हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे केमिकल फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं देते.
ठीक है, तो इसलिए केमिकल फॉर्मूला पता है तो इजीली आप कर पाएंगे इसको। K stands for potassium, Al is aluminium and SO4 whole twice is sulfate, so potassium aluminium sulfate is alum। ठीक है, केमिकली alum को हम इस नाम से जानते हैं ना। अच्छा, इसमें एक और चीज है इस क्वेश्चन में, सपोज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ना देके आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो भी आप उसको मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं देके सोडियम दे दिया, सोडियम सॉल्ट भी एलम की तरह से यूज होता है। ठीक है, उसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट बोल सकते हैं या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों ही केमिकली एलम के फॉर्मूलाज में हो सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड एज। अब जिंक ऑक्साइड किस तरह यूज होता है? एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज होता है तो सबको पता है, बट एक्चुअली जिंक ऑक्साइड इन सब की तरह ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट तो है ही, उस कैटेगरी में हम दो ही ड्रग पढ़ते हैं, एलम और जिंक ऑक्साइड, राइट? तो वो तो है ही, बट ये प्रोटेक्टिव एजेंट भी होता है। जिंक ऑक्साइड के अंदर टेंडेंसी होती है वो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को होने से रोकता है। इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव एजेंट और एंटीबैक्टीरियल भी है ही, क्योंकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से भी रोकेगा। ठीक है, एलम में ये टेंडेंसी नहीं होती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से रोकने का काम नहीं करता, बट जिंक ऑक्साइड के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एस्ट्रिंजेंट भी है, अगर आपको चोट लगी है तो वहां से ब्लीडिंग होने से भी रोक देगा, ब्लड नहीं निकलेगा। दूसरा, एंटीबैक्टीरियल भी है, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी नहीं होगा, जैसे डिटॉल वगैरह लगाते हैं तो इसी तरह से जिंक ऑक्साइड की फॉर्मुलेशंस भी आती हैं, तो वो होती इसीलिए ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए कहीं पे भी अगर चोट लगी है तो उस सरफेस पे। और प्रोटेक्टिव एजेंट भी है, ठीक है, फर्दर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो उसको रोकने के लिए। ओवरऑल ये तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है, तो जिंक ऑक्साइड के लिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, केमिकली काउलिन इज नोन एज। अभी जैसे हमने एलम का देखा, इसी तरह से काउलिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आपको पता हो ना, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2Si2O5OH4। ठीक है, Al यानी एल्यूमिनियम, Si यानी सिलिकॉन, और O तो है ऑक्सीजन, OH यानी कि हम OH हम हाइड्रोक्सी के लिए यूज करते हैं, तो कहीं पे भी हाइड्रोक्सी अगर आपको दिखे फॉर्मूला में, आप समझिए वो हाइड्रेटेड फॉर्मुलेशन होगी। ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला में कहीं ना कहीं नाम में हाइड्रेटेड वर्ड यूज होगा या हाइड्रोक्सी वर्ड यूज होगा उसके नाम में। OH इंडिकेट्स दिस ओनली, यहाँ पे होल 4 है तो मतलब हाइड्रेटेड वर्ड यूज होना ही होना है, इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट नेम है केमिकली इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, काउलिन को हम कहते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं बोलेंगे, फेरस नहीं बोलेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है, ना Mg ना आयरन ना ही तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, इट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। Si2O5 को सिलिकेट बोला जाता है। ठीक है, ये रहा एल्यूमिनियम और ये OH होल 4 की वजह से हाइड्रेटेड, तो नाम हो गया हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, mechanism of action of antiseptics and disinfectant is। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कौन से बेसिक मैकेनिज्म एक्शन पे चलते हैं? यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में बच्चे देखते हैं ये बोथ ए एंड बी ए एंड सी वाले ऑप्शन देके लगा देते हैं, बट ऐसे आंसर हमें नहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाँ चलो बोथ लिखा है तो लगा दिया या ऑल ऑफ द अबव है तो लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आंसर वही नहीं होता है जो आप सोच रहे होते हैं, राइट? आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है, तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के चैप्टर में ही उसका मैकेनिज्म एक्शन दिया है और वो काम कैसे करता है, प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करके। ठीक है, इट प्रेसिपिटेट्स द प्रोटीन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रोब्स में, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो कोई और माइक्रोब है, उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देता है और ये उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो माइक्रोब्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के केस में यही काम है उनका, वो माइक्रोब्स के प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देता है। फर्दर फिर जब माइक्रोब से प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गए, यानी कि अभी फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता और ज्यादा। ठीक है, तो वहीं पे उसकी एक्टिविटी वहीं रुक जाएगी, उससे ज्यादा फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुगॉल्स सोल्यूशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुगॉल सोल्यूशन किसको कहते हैं हम? एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को हम लुगॉल सोल्यूशन कहते हैं, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, लुगॉल सोल्यूशन का इस्तेमाल बेसिकली इसको यूज किया जाता है जब थायराइड ग्लैंड की सर्जरी होती है उस टाइम पे।
थायराइड ग्लैंड को जब सर्जिकल वे में निकाला जाता है, कोई किसी तरह का ऐसे प्रॉब्लम होता है तो उसमें सर्जरी करके उसको जब निकाला जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ लुगॉल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा कोई कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, बट मेनली वो वहीं यूज़ होता है। आयोडीन का तो आप समझ ही रहे हैं ना, आयोडीन का रिलेशन कहीं न कहीं थायराइड से है, पूरी तरीके से, तो इसीलिए आप उसी से समझ जाइए, इसका यूज़ वहाँ पर होता है। तो यूज़ के फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप बोल सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड की जब सर्जरी होती है, सर्जिकली उसका रिमूवल किया जाता है, उस टाइम पे लुगॉल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। और उसको अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकली उसको क्या बोलते हैं, तो वो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है, जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला के बनता है। ठीक है? इट इज़ एन एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको KI यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मिला के बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज्ड एज, एस्ट्रिंजेंट्स का इस्तेमाल कैसे होता है? एस्ट्रिंजेंट खाली स्टिप्टिक एजेंट नहीं है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और सेकंड क्वेश्चन पे कि वहां पे स्टिप्टिक एजेंट लिया है, तो वहां तो एग्जाम्पल पूछा था, इसलिए वहां पे हमने बोला कि हाँ एलम है। बट एस्ट्रिंजेंट्स तीनों तरह से काम करते हैं, स्टिप्टिक एजेंट भी हैं। ठीक है? स्टिप्टिक एजेंट मतलब वो प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एक्टिविटी देंगे, वो स्किन पे ब्लीडिंग होने से रोकेंगे। अगर कभी वुंड हो गया है, मतलब चोट लग गई है, तो उसमें फर्दर ब्लीडिंग होने से रोकते हैं, तो स्टिप्टिक एजेंट भी हैं। सेकेंड, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट भी होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। ठीक है? उनके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी भी होती है, मतलब किसी भी तरह की स्वेलिंग यानी सूजन आने से भी रोकेंगे। उस एरिया में सूजन भी नहीं आएगी जहाँ आपको चोट लगी है, अगर आप एस्ट्रिंजेंट अप्लाई कर लेते हैं तो। और थर्ड, एंटी पर्सपिरेंट एजेंट भी है, मतलब ऐसा नहीं कि चोट की वजह से, बिना चोट के भी कई सारे एस्ट्रिंजेंट्स यूज किए जाते हैं, वो एंटी पर्सपिरेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है? एंटी पर्सपिरेंट का मतलब है कि थोड़ा वो जो पसीना वगैरह आ जाता है ना, उसको रोकते हैं। ठीक है? तो वो तीनों तरह से यूज होते हैं, ये स्टिप्टिक एजेंट भी है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है, स्वेलिंग भी नहीं आने देंगे, और एंटी पर्सपिरेंट की तरह से भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब वो जो पसीना वगैरह आएगा उस सबको भी ये कंट्रोल कर लेते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, तीनों के तीनों इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, AgNO3 इज कैटेगराइज्ड इनटू, सिल्वर नाइट्रेट किस तरीके की कैटेगरी में आता है? AgNO3 किस कैटेगरी में आता है? इट इज प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है? पीछे भी मैकेनिज्म में देखा था, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट किस तरह से काम करते, तो ये उसी से बनाया गया क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली AgNO3 के लिए पूछ सकते हैं किस कैटेगरी में आता है, क्या वो ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट है कि हेलोजेनेटेड है, या फिर हाइड्रोलिटिक है? तो वो कुछ नहीं, वो सिंपल प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एक्टिविटी रखने वाला एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर ऑइंटमेंट इज यूज्ड एज, सल्फर ऑइंटमेंट का यूज होता है स्केबीसाइड की तरह से। अब स्केबीसाइड क्या होता है? स्केबीज बच्चों इस तरीके की डिजीज होती है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर ना छोटे छोटे स्केबीज के माइट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, स्किन की ऊपर की लेयर में घुस के और वहां पे अपने एग्स देते हैं। ठीक है? और वहीं पे उनके एग्स भी फिर फर्दर फूट के वो भी ग्रो करते हैं। तो वो आपकी स्किन में छोटे 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 अजीब तरीके के एलर्जी सी पूरी दिखाई देती है, लाल 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 चकत्ते से पड़ जाते हैं ऐसे। और बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत खुजली आती है उसमें से। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम स्केबीज कहते हैं। इसके स्केबीज कॉज करने वाले कोई ऐसे एजेंट नहीं है, वो बाकायदा माइट्स होते हैं। जैसे सर में जुएं हो जाती है ना, तो उसी तरीके से स्किन में जब आपकी ऊपर की लेयर में कुछ छोटे 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 माइट्स जो आपको दिखेंगे नहीं, बट वो घुस जाते हैं और वहां पे जाके वो अपने एग्स ले करते हैं और फर्दर ग्रो करते हैं और ज्यादा। तो उसकी वजह से उसके सिम्टम्स यही है कि आपकी स्किन पे अलग 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 छोटे छोटे चकत्ते से पड़ जाते हैं, रेड रेड कलर के, और बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, एक्सेस लेवल में खुजली आती है। उस कंडीशन को स्केबीज बोलते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? ओके ओके,
आवाज आ रही है, ओके, डन डन, ठीक है। तो मैं स्केबीसाइड के बारे में आपको बता रही थी। तो स्केबीसाइड वही एजेंट होते हैं जो उस स्केबीज को रोकने के लिए, ठीक है, मतलब खत्म करने के लिए, उन एजेंट्स को वहां से खत्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, स्केबीसाइड हम उन एजेंट को बोलते हैं। तो स्केबीसाइड की तरह कौन यूज होता है? सल्फर ऑइंटमेंट का इस्तेमाल होता है स्केबीसाइड की तरह। ठीक है, आपकी स्किन पे से वो एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट्स को हटाने के लिए हम स्केबीसाइड का यूज करेंगे। वो स्केबीसाइड यानी स्केबीज को मारने वाला, खत्म करने वाला एजेंट होगा सल्फर ऑइंटमेंट। तो सल्फर ऑइंटमेंट इज यूज्ड एज स्केबीसाइड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is used in anti dandruff preparations? एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन में इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? देखिए सबलाइम्ड, अब देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के सल्फर दिखेंगे, सबलाइम्ड सल्फर, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, सिलीनियम सल्फाइड, उसमें भी सल्फर है। बस स्टेनस फ्लोराइड एक अलग ऑप्शन है, तो फ्लोराइड का तो छोड़ ही दीजिए, तो नहीं होगा, एंटी डैंड्रफ एजेंट नहीं है ये। सल्फर का ही कोई ना कोई फॉर्मुलेशन होगा। अब इसमें से कौन सा है ऑप्शन करेक्ट है इसका? सिलीनियम सल्फाइड, ये एक एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन की तरह यूज होता है। ठीक है, सेलेनियम सल्फाइड। शैम्पूज वगैरह में भी आप देखेंगे अगर एंटी डैंड्रफ एजेंट्स में, तो आपको ये मिल जाएगा। सेलेनियम का यूज उसमें करते हैं, पर्टिकुलरली ये डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सेलेनियम सल्फाइड का रोल ही है एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है ये प्रिपरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एजेंट्स विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर। अब दो तरह के एजेंट होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक तो रोकने वाले, एक होते हैं बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म कर देने वाले। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, वो है ऑप्शन ए, यही इसका करेक्ट आंसर है। और जो बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरिसाइडल एजेंट। ठीक है, दो तरीके की बैक्टीरिया को खत्म करने की एक्टिविटी रखने वाले और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाले, दोनों तरह के अलग अलग एजेंट्स होते हैं। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं वहीं पे वो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, और जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देते हैं वो होते हैं बैक्टीरिसाइडल एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, तो वो एजेंट्स कहलाएंगे बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। Now, question number 13. The agents that kill microorganisms when applied on inanimate objects is known as। कौन से एजेंट हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं जब आप उसको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे लगाएं? अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन इसमें बच्चे करते हैं, देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए यूज हो रहा है, सीधा एंटीसेप्टिक लगा के आ जाएंगे, बट वो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं कि जब उसको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं, ऐसे कौन से एजेंट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की को पूरी तरीके से मार देते हैं जब उनको इनएनिमेट, अब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो कि जिंदा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? डिसइंफेक्टेंट आप अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसे नहीं उड़ा के फिनाइल से अपनी स्किन साफ कर डाली, ऐसा नहीं होता है कि अपने चोट लग गई है तो उठा के फिनाइल लगा लिया, ये नहीं करना होता है। उसका यूज हम कहाँ करते हैं? पोछा लगाने में यूज करते हैं, क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब लाइजॉल वगैरह उसका यूज कहाँ करते हैं? वॉशरूम क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, थोड़ी ना उसको स्किन पे यूज करते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जो जिंदा नहीं है। अब वो क्या है? फर्श साफ करना, आप टेबल अपना चेयर उससे साफ कर सकते हैं, वो सब उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ऐसी सरफेसेस पे। ठीक है ना, तो वहां पे आप एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप बेशक यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक, बट अगर आप स्किन पे डिसइंफेक्टेंट का यूज कर लेंगे तो वो जरूर आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट के अंदर जो कंसेंट्रेशन होती है केमिकल्स की वो काफी हाई होती है कंपैरेटिवली एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन। किसी एक, सपोज आयोडीन का ही सोल्यूशन है, एक प्रिपरेशन उसका आ रही है जो आपके स्किन को पे एज एन एंटीसेप्टिक की तरह ट्रीट करने के लिए आती है, तो उसके अंदर कंसेंट्रेशन आयोडीन की बहुत कम होती है, बहुत ही कम। और वही अगर डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल होगा तो उसका कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आपने गलती से वो डिसइंफेक्टेंट अपनी स्किन पे ज्यादा लगा यूज कर लिया किसी तरह, या आपके ऊपर कहीं पे से डल गया वो, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ज्यादा। ठीक है, तो
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, आई होप आपको क्लियर होगा, किसी भी तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग है। ऑब्जेक्ट मतलब वो नॉन लिविंग ही होगा, लिविंग सरफेस पे आप उसको नहीं लगा सकते, तो ऐसे एजेंट डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। वो उस पर्टिकुलर सरफेस पे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देते हैं, पूरा मार देते हैं। Now question number 14. The antibacterial action of silver nitrate is due to, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। यहाँ पे देखिए थोड़ा डेप्थ में पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन है वो किस वजह से आता है? वो क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का फंक्शन क्या होता है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसका ऑक्सीडेशन करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं पे रोक देता है। ठीक है, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। तो यहाँ तक हमारे मेन क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो लोग पूछ सकते हैं अभी। मोस्ट वेलकम। हाँ, लिविंग में डिटॉल का यूज करते हैं ऑफ कोर्स। डिटॉल, सैवलॉन, ये सब ऑब्वियसली लिविंग सरफेस पे यूज करने वाले एजेंट्स होते हैं। अंकुर शाक्या, बताइए अंकुर, कोई डाउट है अंकुर आपको? यस दीपक। हाँ दीपक बोलिए। मैम दूसरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो मैम। अच्छा ओके। अच्छा, सिप्टिक एजेंट, ओके। देखिए सिप्टिक एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो कि आपके स्किन पे कभी कोई चोट लग जाए, ठीक है, तो वहां पे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज होते हैं। उस कट को हील करने के लिए, वहां पे ही खून ना निकले उस पर्टिकुलर कट से या उस वुंड से, उस चोट पे से खून ना निकले फर्दर, उसको वहीं के वहीं जमा दे खून को, ठीक है, उसके लिए यूज होते हैं। उनको हम सिप्टिक एजेंट कहते हैं और उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे एलम है। ठीक है, इन चारों में से उसका बेस्ट ऑप्शन एलम है, इसके लिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दीपक। ओके दीपक, कुछ और? बस ठीक है, ओके। यस ओम प्रकाश, बताइए। हाँ ओम प्रकाश बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी अमो प्रताप, बताइए। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी बताइए, मैं सुन मैम रही हूँ, बताइए। मैम क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिएगा। अच्छा ओके। अच्छा, एजेंट्स विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मैंने बोला देखिए दो तरीके के बैक्टीरिया को खत्म करने वाले एजेंट होते हैं। एक तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही होता है कि किसी चीज को रोक देना, स्टेशनरी कर देना, ठीक है, वहीं के वहीं रोक ठीक देना। तो ठीक है मैम। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाले एजेंट हो गए बैक्टीरियोस्टैटिक। और अगर यहाँ पे बोला जाता एजेंट विच किल्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने वाले एजेंट, तो आप बैक्टीरिसाइडल ऑप्शन लगाते। तो साइडल
का मतलब होता है, मैम जैसे सुसाइड वर्ड यूज करते हैं ना, खुद को मारना, वैसे जी बैक्टीरिया जी को जी मारना यानी बैक्टीरिसाइड। तो जी साइडल वर्ड मैम आएगा मारने के लिए, रोकने के लिए आएगा स्टैटिक। हाँ जी बताइए। जी जी मैम, जैसे इसमें वैक्सीन दे रखा है, तो हाँ, वैक्सीन का यूज किस कब करेंगे हम, बैक्टीरिया को नहीं नहीं, मारने के लिए वैक्सीन नहीं करेंगे? एक्चुअली देखिए ऑप्शंस तो बहुत कुछ दे देते हैं, वो बस आपको कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं। अब इन्होंने जी बोला जो एजेंट आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज करेंगे, तो अब सपोज बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, उस टाइम पे वैक्सीन क्या काम करेगी? वैक्सीन नहीं थोड़ी नहीं, ना जैसे तब काम करेगी। हाँ जैसे हाँ मैम बताइए। बैक्टीरिया नहीं दिया हो, तो अगर किल करने के जी लिए जी। वैक्सीन दिया हो, तो हम वैक्सीन का मतलब वैक्सीन लगा सकते हैं ना उसमें ऑप्शन? नहीं 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 नहीं, देखिए यही तो गलती करते हैं। देखिए कोरोना के टाइम में भी क्या किया कुछ लोगों ने, जी ज्यादा से जी ज्यादा डेथ क्यों हुई जानते हैं कोरोना के टाइम पर? लोगों ने यही किया कि ऑलरेडी जी उनको कोरोना हो चुका है, उसके बाद जाके वो लोग वैक्सीन ले लिए। आप समझ रहे हैं वैक्सीन कैसे बनती है? वैक्सीन बन रही है उसी कोरोना के एजेंट्स को। क्या करते हैं वैक्सीन में, देखिए कोई भी वैक्सीन अगर बनाते हैं, चाहे बैक्टीरिया की हो चाहे वायरस जी की जी हो, वैक्सीन जी बनाने के लिए हम उसी का थोड़ा सा अंश ले लेते हैं और उसी को आपके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, जी वैक्सीन जी बनाने का जी प्रोसीजर ही वो है। अब आप सोचिए, जिस पेशेंट को ऑलरेडी कोरोना हो रखा है और उसको उठा के आप कोरोना की वैक्सीन ही दे देंगे, यानी कि और ज्यादा कोरोना के आपने एजेंट उसके अंदर पहुंचा दिए हैं, वो वायरस और ज्यादा फैलेगा ना फिर, तो वो जी इंसान जी को और मैम ज्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ऐसे ही हर जी वैक्सीन मैम के साथ है, बीमारी होने के ठीक बाद आप उसकी वैक्सीन देंगे ना, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है मैम। ठीक है, तो थैंक यू वैक्सीन मैम। हम बाद में दे सकते हैं। ओके। हाँ जी अवधेश बताइए। अवधेश बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। अवधेश आवाज आ रही है मुझे, पहले बताइए। मैम ये कब पढ़ाएंगी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड? जी, अच्छा हाँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में जस्ट अभी लूंगी। आप लोग बस 10-15 मिनट वेट कीजिए, इसके बाद यस मैम। बस मैं थोड़ा सा, आप मैम लोग भी इतने पानी वानी पीकर आइए, और मैं भी यस। उसके बाद तुरंत ही फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है। मैम वो तो चलने वाला था वो हॉस्पिटल ना अभी जस्ट 3:30 बजे से। हॉस्पिटल का क्लास फिर 5 बजे, 5 साढ़े 5 के अराउंड होगा। मैं अभी ओके। आपकी इसके जस्ट 10-15 मिनट बाद ही तुरंत मैं भी आपकी ओके। इसकी दूसरी क्लास लूंगी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, आप लोग रेडी रहिएगा उसके लिए भी। ओके अवधेश, आई थिंक किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्लास एंड करते हैं। आप लोग 10-15 मिनट बाद रेडी रहिएगा। उस क्लास में फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्लास है तो उसको मिस मत कीजिएगा। ओके, अभी क्वेश्चंस हैं। हाँ, डब्ल्यू 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 बताइए। तो आपने नाम भी अजीब तरीके का डाला हुआ है, बोलिए। हेलो, यस बताइए। मैम इसमें केमिस्ट्री में मॉक टेस्ट में मतलब अपने टेस्ट में सर ने डाला है पीडीएफ में, तो इसमें हाँ आइसोमेरिक जी। क्वेश्चन आ रहा है, इतना डीप डीप क्वेश्चन आ रहा है, क्या इतना डीप पूछा जाएगा? आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन देखिए, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेने वाली हूँ 15-20 मिनट में, जी। है ना? उसमें मैं जिस तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगी नहीं, उसी लेवल तक के आएंगे, उससे हार्ड कुछ नहीं आएगा। उसमें बहुत हाई लेवल तक का दिया हुआ है। हाँ मैं समझ रही हूँ, देखिए आप उतना मतलब अभी डरिए मत, मैं भी आपको कराऊंगी, थोड़ा 10-15 मिनट वेट कीजिए बस। उसके बाद मैं जो एमसीक्यूज आपको कराऊंगी वो उसी चैप्टर के हैं, जितने लेवल तक के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी उसी तरीके के आएंगे, एक बार मैक्सिमम उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए, उससे उससे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए कि किस लेवल का, अगर उस लेवल करना है तो फिर हम लोग जितना पढ़े आइसोमेरिज्म में, तो आइसोमेरिज्म भी पढ़ाते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म के लिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस उसमें आएंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर में, तो मैं मैं आपको कराऊंगी अभी वो, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसमें लेवल का दिया हुआ, बहुत हाई लेवल का दिया हुआ है। हाँ मैं समझ रही हूँ, देखिए ऐसा होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ भरोसा तो होता नहीं है, उसमें कुछ भी आ सकता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए जो हम अपनी साइड से करा सकते हैं, जी राइट? मैम। तो लेकिन देखिए आप, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ, आप अभी एकदम से वो पीडीएफ ना उठाइए। जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आप एक बार उनको समझिए, आपको नहीं समझ आता है फिर आप, मैं ऑफकोर्स आपको बताऊंगी,
तो कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की उस क्लास में। मैम मतलब एक बार पीडीएफ देख लीजिए कि मतलब उस लेवल से आएगा कि नहीं आएगा। जी 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 बिल्कुल, उसी हिसाब से पीडीएफ डाली भी जाएगी, उसी हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं चेक कर लूँगी। ओके ओके, आप लोग सब रेडी रहिए, मैं नेक्स्ट क्लास के लिए 10-15 मिनट बाद में फिर से लूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।